students, how are you all doing? I hope आप लोग सब बहुत अच्छे हो and I am doing great as well. अच्छा ठीक है, हमारे फर्स्ट यूनिट विच इज जुडिशरी उसके कुछ सब टॉपिक्स रह गए थे एंड बिफोर आई कॉल एन एंड टू दिस यूनिट रह गया था सेंटर स्टेट रिलेशंस, फेयरनेस इन एग्जीक्यूटिव एक्शंस एंड वी एंड अप विद द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रीन है जिसके बारे में हम पढ़ेंगे. ये सब चीजें अगर आप देखो ना हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बट लिटिल बिट थोड़ा सा डिटेल में और पढ़ेंगे जिससे कि क्लियर हो जाए. ठीक है, सो लेट अस बिगिन. विदाउट एनी फर्दर अड्यू लेट्स बिगिन. चलो यहाँ देखो, दे आर टॉकिंग अबाउट सेंटर एंड स्टेट रिलेशंस. पहले मुझसे सुन लो, देन वी आर गोइंग टू रीड अबाउट इट. देखो मैंने आपको बताया था 3 लिस्ट्स होती हैं. एक होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है स्टेट लिस्ट और एक होती है कॉन्करेंट लिस्ट. नेशनल डिफेंस की पास किसके पास होती है? यूनियन लिस्ट में मेंशन्ड होती हैं, तो उसकी ड्यूटी है सेंट्रल गवर्नमेंट की. ऐसे ही स्टेट लिस्ट होती है जिसमें सिर्फ स्टेट वर्क कर सकती है. फॉर इंस्टेंस आई टोल्ड यू अबाउट एजुकेशन है या फिर हेल्थ है या फिर आपकी बुक में कुछ और एग्जांपल्स दिए हुए हैं. देयर आर मल्टीपल आइटम्स जो कि सिर्फ स्टेट लिस्ट में एडेड है. ऑन द अदर हैंड देयर आर सम लिस्ट, देयर इज अ लिस्ट जिसमें सम आइटम्स है which can be dealt upon by both union people which is the central government as well as the state people. ठीक है, तो जो उसके लॉज बनते हैं वो दोनों डील कर सकते हैं उनके ऊपर, सेंटर एज वेल एज स्टेट्स. उसको कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं. कॉन्करेंट लिस्ट में 52 आइटम्स है. इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट टू नो कौन सी आइटम किसमें है, डेफिनेटली नॉट, क्योंकि इतने डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, बट आपको लिटिल बिट हिंट होना चाहिए. We always talk about it that health is the subject of the state. इसका मतलब क्या है? That the subject of the health is dealt by the state. ठीक है, इसको सेंटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है. This is the responsibility of whom? This is the responsibility of the state. चलो ठीक है, यहाँ पढ़ते हैं. Judicial review has also been used when we talk about legislative competence. See, legislative competence is the required skill, the knowledge, the ability. ठीक है, जो ये सब चीजें होती है ना, this is the legislative skill to make the rules and make these rules in such a way that it is exerted upon the population or the area or the jurisdiction. ठीक है, ऐसे rules बनाना जो कि तुम population के ऊपर exert कर सकते हो, उनको implement कर सकते हो. This is legislative competence. You should have the required skill, knowledge, ability. Competence का मतलब यही होता है. देखो, legislative competence is this only, that आपके पास required authority है. With regards to center state relations, centers, देखो article 246 यहाँ mention किया गया है. If you talk about article 246, article 246 talks about there has to be a demarcation between the laws which are made by the union as well as the laws which are made by the state. एक border होना चाहिए, एक thick line है, thick line एक thin line उनके बीच में है. ठीक है, जो यूनियन लॉज बना रहा है एज वेल एज जो स्टेट लॉज बना रहा है. तो आर्टिकल 246 क्या कहता है? आर्टिकल 246 यही कहता है. मैंने आपको पहले भी बताया, हम एक आर्टिकल पढ़ के भूल नहीं जाएंगे उसको. आई कीप ऑन रीइटरेटिंग इट. मैं बार बार बोलूंगी उस चीज को जब तक आपको याद नहीं हो जाएगा. ठीक है, और क्विज में पूछूंगी तो फिर कौन मुझे बताएगा? सिर्फ और सिर्फ आप लोग मुझे बताओगे. चलो ठीक है. दिस प्रोवाइड्स, थोड़ा सा टेक्निकल टर्म्स सुनो. Parliament has exclusive powers to make laws mentioned in union list. It provides both parliament and legislature have powers to make in the concurrent list, which is list 3. ये बातें मैं आपको बहुत अच्छे से बता चुकी हूँ. 7th schedule है हमारा. 7th schedule of the constitution में lists mention है. 3 लिस्ट्स है. फर्स्ट लिस्ट को यूनियन लिस्ट बोलते हैं, सेकंड लिस्ट को स्टेट लिस्ट बोलते हैं, थर्ड लिस्ट को कॉन्करेंट लिस्ट बोलते हैं. देखो इसमें यही मेंशन्ड है. बाय पार्लियामेंट हियर वी मींस लोकसभा एंड राज्यसभा जो कि यूनियन की है. ठीक है, बाय द लेजिस्लेचर हियर वी मींस स्टेट लेजिस्लेचर की बात हो रही है. जब दोनों बना सकते हैं, दोनों के पास पावर्स है टू मेक लॉज, दैट इज कॉल्ड द कॉन्करेंट लिस्ट. एंड विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट इट इज कॉल्ड द स्टेट लिस्ट. Legislature of any state has exclusive powers. ये भी मैंने आपको बताया हुआ है. इसे list 2 बोलते हैं of the 7th constitution, 7th schedule of the Indian constitution. This article delivers clear division, clear demarcation of law making powers of the different people.
different people here, I mean different legislature. Do we talk about parliament or do we talk about legislature? By legislature I mean state legislature. All right. As well as room for intersection between the state and the center. Intersection क्या है? Which is the concurrent list. Judicial review helps to demarcate. This is the word I was using. It helps you to demarcate the legislative competence, that the skill and the ability and the power that you have, the legal power you have to make the laws. Ensure that center does not exert its supremacy. ऐसा नहीं है कि सब चीजें, ours is a federal country. All of you know this. एक बात ये है कि जो सिर्फ और सिर्फ यूनियन के पास सारी पास नहीं है, ठीक है, स्टेट्स को भी पावर दी जाती है टू मेक लॉज. दैट इज व्हाई व्हाट इट इज सेइंग दैट it does not exert its supremacy. जो हूं मैं नहीं हूं, सब अपनी superiority नहीं दिखा सकता है. And the state matters. And likewise, states do not encroach upon within the ambit of the center. Center अपनी supremacy नहीं दिखा सकता है. Similarly, on the other hand, state भी अपनी supremacy नहीं दिखा सकता है. इन दोनों का scope अलग है, दोनों का ambit बहुत अलग है, ठीक है. इसके बारे में यही बताया हुआ था. Let us talk about fairness in executive actions. I want to tell you, ये सब terms मैं अपनी previous video में बहुत अच्छे से आप लोगों को समझा चुकी हूँ, ठीक है. अब इसको थोड़ा सा डिटेल में उन्होंने खुद बताया हुआ है. अब उसको हम रीड करेंगे. यार पता है, आप पुरानी वीडियोस देख रहे हो ना, तभी आपको ये समझ आएगा. अच्छा ये तो आप ऑलरेडी बता चुके हैं, फिर से आ गया, तो आपको लगेगा ये तो मेरी रिविजन हो गई है. थोड़ा सा और डिटेल में इसने बताया, बट आपको लगेगा ये डिटेल तो हमें आती है, मैंने ऑलरेडी बोल चुकी हूँ. ऑलरेडी अगर हमने बुक से नहीं रीड किया है तो मैं तो आपको सारी बात बता चुकी हूँ, आपको ये रियलाइज होएगा अभी, ठीक है. चलो ठीक है, यहाँ देखो. इन मैटर्स ऑफ एग्जीक्यूटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस, ऑल ऑफ अस नो जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कौन से होते हैं, जो कि दैट टॉक अबाउट एग्जीक्यूशन ऑफ द लॉ, ठीक है, लॉ एंड फोर्स. जुडिशियल रिव्यू प्रैक्टिस एम्प्लॉयज डॉक्ट्रिन्स. ये डॉक्ट्रिन्स हम पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो तो. प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस, ठीक है. अब इनको थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे. इनकी डेफिनेशंस मैंने बहुत अच्छे से पहले बताई थी, समझाई थी उनको अच्छे से, ठीक है. वन इज रीजनेबलनेस, एक प्रोपोर्शनैलिटी होता है, वन इज लेजिटिमेट एक्सपेक्टेशन, ठीक है. डिस्कस बिलो आर फ्यू एग्जांपल्स. कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं आपकी बुक में, बताया हुआ है. देयर इज दिस ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम, ठीक है. ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम एक मोस्टली जो फ्रेजेस होते हैं ये लैटिन फ्रेजेस होते हैं, ठीक है, व्हिच लिटरली मींस लिसन टू द अदर साइड. ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम मतलब ये होता है यू आर सपोज्ड टू लिसन टू द अदर साइड एज वेल, ठीक है. दिस फ्रेज इज एस्टैब्लिश्ड प्रिंसिपल इन द इंडियन लॉ. बहुत ज्यादा इंडियन लॉ में ये एस्टैब्लिश्ड क्यों है. ऑडी ऑल्ट्रम पार्टम मतलब ये होता है किसी भी केस में दो पार्टीज होती हैं. ऐसा नहीं होता कि आप एक ही पार्टी की सुन के डिसीजन ले लो. यू हैव टू लिसन टू द अदर साइड एज वेल, ठीक है. इसका हमें केस लॉ में पढ़ेंगे. अच्छा पहले मेरे से एक बात सुन लो. कभी भी कोई डिसीजन लिया जाता है, ठीक है, तो हम हमेशा, फॉर इंस्टेंस जेल ही हो रही है, ठीक है, जेल पुलिस ने पकड़ लिया है फॉर सो एंड सो रीजन, मतलब तुमने कोई डिकॉटी करी है या फिर रॉबरी, एनीथिंग यू हैव डन, तुम्हें पुलिस ने ले लिया है. दैट पर्सन हैज टू बी प्रोड्यूस्ड इन द कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट विद इन 24 आवर्स. उस इंसान को विद इन 24 आवर्स प्रोड्यूस किया जाता है, उसकी बात सुनी जाती है थ्रू हिज लॉयर डेफिनेटली, बट उसका लॉयर उसको प्रेजेंट तो करता है ना कोर्ट में आकर. ऐसे थोड़ी तुम्हें जेल पे दे हैव पुट यू बिहाइंड द बार्स एंड दे आरंट अलाउइंग यू टू जस्ट स्पीक फॉर योरसेल्फ. अपना डिफेंस नहीं दे पा रहे हो, ऐसे नहीं होता है. देयर इज अ राइट कि दूसरी पार्टी को भी सुना जाए, ठीक है. हर इंसान को ये राइट मिलता है. ऑल राइट, यहाँ देखो. The phrase is an established principle in Indian law and was applied by Supreme Court in the case law Maneka Gandhi versus Union of India. This is a very very important case law. Maneka Gandhi versus Union of India एक important law इसलिए है, पता है क्या हुआ था. Maneka Gandhi का पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया था. By confiscate they mean seize कर लिया था और उसको वापस नहीं दे रहे थे. तो उसने बोला आई हैव राइट, एब्सोल्यूट राइट टू फ्रीडम. मुझे फ्रीडम का राइट है, मुझे राइट टू प्राइवेसी भी है, मेरे को घूमने का भी राइट है, आई हैव राइट टू मूवमेंट. उसने बहुत सारे पॉइंट्स निकाल दिए थे, ठीक है. तो कोर्ट ने क्या निकाला, डेफिनेटली यू आर सपोज्ड टू गिव रीजन एज टू व्हाई डिड यू कॉन्फिस्केट हर पासपोर्ट. क्यों तुमने उसका पासपोर्ट लिया है, ठीक है. इसमें यही बताया गया था. देखो
हर पासपोर्ट वाज कॉन्फिस्केटेड बाय द गवर्नमेंट ने उसका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया था विदाउट गिविंग हर एनी चांस ऑफ प्रायर हियरिंग। उससे बिना पूछे ना उसको हियरिंग मिली, मतलब ना उसे चांस मिला कोर्ट में आने का, अपनी बात रखने का, बट उसका पासपोर्ट जो है छीन लिया गया था। इन्वोकिंग इट्स जुडिशियल रिव्यू हमें पता है क्या होता है, किसी चीज को दोबारा रिव्यू करना कि ये गवर्नमेंट ने क्या एक्शन ले लिया है, गवर्नमेंट कम्स अंडर एग्जीक्यूटिव, तो इसने क्या ऐसा एक्शन ले लिया है यार, तो वी मस्ट नीड टू रिव्यू कि इज इट राइट उसने ऐसा किया है, मतलब दे आर नॉट हियरिंग द अदर पार्टी आल्सो, बस उसका पासपोर्ट कॉन्फिस्केट कर लिया है। In administrative matters, the Supreme Court held that in matter of confiscation, a hearing should have been given to the petitioner. क्यों देनी चाहिए थी उसको hearing? क्योंकि she has a right to hear, because you have to listen to the other side as well. ठीक है? इसमें कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई हो रहा था? प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। अगर आप मेरी पुरानी वीडियो देखकर आए हो यहाँ पे तो आपको पता है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस क्या होता है। Principle of natural justice means an individual has right to fundamental right, और ऐसा नहीं है कि लॉ या फिर कोई भी ऑर्गन कोई भी आर्बिट्री लॉ बना रहा है which is in violation of that fundamental right, ठीक है। There has to be a due process of law, एक लॉ established होना चाहिए जो कि regulated होना चाहिए। ऐसा नहीं कर सकते हैं कि कोई भी लॉ बनाकर जो कि फंडामेंटल राइट को ब्रेक कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, ऐसा कोई लॉ खड़ा नहीं हो सकता है, ठीक है। प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस ये कहता है। Consequently, a hearing was given, एक उसे hearing दी गई and passport was returned to her, पासपोर्ट उसे वापस दे दिया गया। This is an example where the court adopted the principle of post decision hearing. मनेका गांधी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में एक पोस्ट हियरिंग का प्रिंसिपल निकल के आया था। पोस्ट डिसीजन हियरिंग बोलते थे। पोस्ट डिसीजन हियरिंग मतलब कोई डिसीजन लिया गया है, कोई बात नहीं, उसको रिव्यू जरूर करें एक बार, उसको आफ्टर द डिसीजन भी हियरिंग मिल सकती है, क्योंकि उसका पासपोर्ट लेने से पहले उसको हियरिंग नहीं मिली तो डिसीजन आने के बाद भी उसको हियरिंग मिल सकती है। दिस वाज जनरली कॉल्ड पोस्ट डिसीजन हियरिंग। इसका इससे आगे एक जरा सा भी कुछ अलग मतलब नहीं है, जो मैंने आपको बताया इसका डेफिनेटली वही मतलब है। इन सिचुएशंस ऑफ अर्जेंसी वेयर प्रायर हियरिंग इज नॉट फीजिबल, पहले हियरिंग फीजिबल नहीं थी इसलिए उसको आफ्टर द डिसीजन हियरिंग मिली, and recognize that a chance of hearing cannot be debarred completely. ऐसा नहीं है कि उसको debarred हो जाए, ऐसा ना हो कि उसको hearing मिले ही ना। The other party has the right to be heard. We are supposed to hear the other side also, which is audi alteram partem. ठीक है, ये बात clear हुई आप सबको? All right, आगे देखते हैं। To deal with the questions of secrecy मतलब जो secret होता है, and related inefficiency, जो भी inefficiencies हो रही थी and corruption in the administration, courts have adopted the judicial method of requiring disclosure of reasons in support of any order. मतलब कुछ भी order अगर दिया जा रहा है तो you have to provide the correct reasoning also. पता होना चाहिए कि अगर मेरे साथ ये हुआ है तो इसके पीछे रीजन क्या है, एक लॉजिकल रीजनिंग की जरूरत है, ठीक है, in support of any order, any judgment, any decision that is being taken by the administration. Administration यहाँ कौन सी है, executive की बात करें। This requirement hold good when even a statute or a legislation does not provide. ये सिर्फ और सिर्फ इसकी बात नहीं कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में ऐसा एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस ही ऐसे होने चाहिए, कोई भी डिसीजन चाहे वो स्टैट्यूट फॉर इंस्टेंस लेजिस्लेचर बना रहा है या फिर जुडिशरी कोई चीज कर रही है, सो दे हैव टू प्रोवाइड अ करेक्ट रीजनिंग फॉर एवरीथिंग, ठीक है, ये बात समझ आ रही है। चलो ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। Courts have emphasized that right to provide reasons is a part of the justice delivery. किसी को justice देने के लिए it's very very necessary that you provide the correct reasoning for the same, ठीक है। Furthermore, judicial method of disclosure requirement deters the practice. अगर आप किसी चीज को reason दे रहे हो, this will lead to a deterrent. Deterred किस चीज के लिए, कि कोई भी ऐसा प्रोसेस ना हो रहा हो जो अपने मन मर्जियों से चल रहा हो, जो कि प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ ना हो, ठीक है। आर्बिट्ररी मतलब वही होता है जो अपने मन से किया जा रहा है, जिसका कोई रीजनिंग नहीं है, कोई लॉजिक नहीं है उसके पीछे। आर्बिट्ररी एक्शन बाय द ऑफिशियल्स ऑफ अ लीगल सेफगार्ड टू द विक्टिम, जो विक्टिम है जिसके साथ गलत हो रहा है, उसके लिए एक सेफगार्ड यही चीज है कि जो भी जस्टिस उसको मिल रही है, इट हैज टू बी इन द फॉर्म ऑफ द रीजन गिवन बिहाइंड,
ठीक है, उसको कोई रीजन उसके पीछे मिलना चाहिए। देखो, ऑल्सो बाय नोटिफाइंग द अग्रीव्ड को अगर तुम उसके बारे में बता रहे हो, यू आर गिविंग द प्रिंसिपल, यू आर फॉलोइंग द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। सच डिस्क्लोजर इज ऑल्सो वन ऑफ द रिक्वायरमेंट्स। अगर ये रिक्वायरमेंट फुलफिल नहीं हो रही है तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस भी वायलेट हो रहा है। The courts have often used the principle of reasonableness. Most cases involve that state action. Reasonableness क्या होती है? Reasonable is something which is just, which is fair and not arbitrary, ठीक है, जो कि rational होता है, is what is called reasonableness, ठीक है, rational in the eyes of the law also, rational in the eyes of the normal individual, ठीक है। The realm of contract law offers an example. Contract law जो है वो एक example बहुत अच्छा provide करता है, देखते हैं क्या। Whenever states are the parties, ठीक है, reasonableness की बात देख लो। दो टाइप के कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, एक जिसमें स्टेट पार्टी नहीं होती है, स्टेट बाय आई मीन गवर्नमेंट पार्टी नहीं होती है, एंड दी अदर जो सिर्फ प्राइवेट पार्टीज का हो, जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व होती है। जिसमें स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है तो ऑलरेडी प्राइवेट पार्टीज का कॉन्ट्रैक्ट हो गया, ठीक है। प्राइवेट पार्टीज अपना प्राइवेट इंटरेस्ट देखेंगे, ठीक है, हम उन्हें कंपेल नहीं कर सकते, बट जिसमें स्टेट गवर्नमेंट इन्वॉल्व है, देयर हैज टू बी अ पब्लिक गुड, पब्लिक इंटरेस्ट इसमें होना चाहिए, इट इज फॉर द पब्लिक गुड, क्योंकि कहा जाता है गवर्नमेंट ओनली वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, ये कहा जाता है, ठीक है। द रियल्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट लॉ पुट्स एन एग्जांपल, देखते हैं क्या एग्जांपल है वो। Whenever states are parties to any contract, these contracts, the courts attempt to distinguish such contracts with that between contracts entered between private individuals or parties, जिसमें एक में तो state involved है, एक सिर्फ private parties and individuals का contract। Private contracts concern personal interest, ये तो मैंने आपको बता दिया, ये काम किसके लिए करते हैं, personal interest के लिए काम करते हैं। State contracts concern public good and public interest, क्यों? क्योंकि कहा जाता है गवर्नमेंट वर्क्स फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल, कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट इनटू बीइंग आ रहा है, इट विल नॉट बी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द गवर्नमेंट फर्स्ट, बट इट वुड बी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ द पब्लिक एट लार्ज, इट वुड बी फॉर द पब्लिक गुड एंड इज एक्सपेक्टेड टू एक्ट रीजनेबली, rationally, fair, in a just manner and not with the freedom of discretion. Discretion is not allowed. By that discretion they mean अपने आप से वो काम नहीं कर सकते हैं, अपने गुड के लिए नहीं बल्कि पब्लिक गुड के लिए काम करना है उनको, ठीक है। Another principle frequently utilized by courts in administrative law, especially in service matters, is the principle of proportionality. मैंने आपको पहले भी एग्जांपल दिया, proportionality मतलब जो भी तुम्हें पनिशमेंट मिल रही है ऑफ द क्राइम शुड बी प्रोपोर्शनल, शुड बी इक्वल टू द सीवियरिटी ऑफ द क्राइम। अगर आज आप किसी का मर्डर कर देते हो तो कोर्ट आपको ये नहीं कहेगा कि तू मुझे 1000 रुपए दे दे और मैं तेरे को बेल कर देता हूँ, तू चला जा घर, कहेगा। बट ऐसे ही आप किसी के घर में घुसते हुए इलीगली फाउंड हो, ठीक है, तो आप कुछ डैमेजेस देने पड़ सकते हैं या फिर आपको ज्यादा से ज्यादा जेल हो सकती है कुछ दिन की, बट ऐसा तो नहीं होगा ना कि आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल जाएगी, आपको इम्प्रिजन कर देंगे 24 साल के लिए कि तू उसके घर में कैसे घुस गया। I definitely know I'm giving just an example, but जो severity of the crime है is very very important, ठीक है। अगर आपने मर्डर किया है, depending upon what your facts are, even if it's murder or if it's culpable homicide, I know these are little technical terms for you right now, but intention देखी जाती है, what kind of intention that person has, you know, murder is the one, culpable homicide with a greater intention, ठीक है। मर्डर में तुम्हें लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट भी मिल सकती है, 24 इयर्स भी मिल सकती है, इट ऑल डिपेंड्स, ठीक है। देखो इसमें ये लिखा है, एसेंशियली जुडिशियल रिव्यू safeguards to the aggrieved party sentence or punishment that is disproportionate and burdensome। ऐसा कोई पनिशमेंट नहीं मिलेगी which is disproportionate, मतलब कि ऐसा नहीं, जो मैंने अभी बताया, ऐसा नहीं कि तुम 1000 रुपए देकर छूट जाओ, या फिर कोई burdensome, डिस्प्रोपोर्शनेट भी नहीं मिलेगी और ऐसे भी नहीं मिलेगी कि तुमने किसी के घर में घुसने की कोशिश करी और तुम्हें लाइफ टाइम के लिए कह दिया कि तुम्हें बिहाइंड द बार्स जेल हो जाएगी, ऐसे कुछ, ठीक है। बर्डन सम भी नहीं होनी चाहिए, बर्डन नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, ठीक है। फॉर एग्जांपल, सुप्रीम कोर्ट इन अ केस हैज हेल्ड दैट क्वांटम मींस क्वांटिटी ऑफ पेनल्टी, मतलब अमाउंट, क्वांटम मींस क्वांटिटी, क्वांटम मींस अमाउंट ऑफ मनी, और पनिशमेंट सेंटेंस्ड बाय अ कोर्ट martial on any army persons should not be disproportionate to the offense।
देखो ये बात कर रहे हैं सिर्फ एक आर्मी ऑफेंस की, मैंने आपको इन जनरल भी बता दिया है, एनी person who commits an offense and is an army person, ऐसा नहीं है since he is an army person तो उसे disproportionate दे दो या फिर कुछ भी उसको करके मतलब बाहर कर दो केस से, ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। it has to be proportionate to the offense he has committed। तो ये क्राइम कोई भी कमिट कर दे तब भी प्रोपोर्शनेट होना चाहिए, ठीक है, कहने का मतलब यही है। जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल दिया है, डेफिनेटली इसकी रेफरेंस कहीं किसी केस लॉ से आ रही है, आई एम नॉट टू श्योर द केस लॉ राइट नाउ। सी अगर हम इधर उधर के केस लॉज ही पढ़ने लग जाएंगे ना, वील एंड अप डूइंग नथिंग आई बिलीव, क्योंकि जो सिलेबस में है वी नीड टू रीड थरली दैट, बट ऐसा नहीं है कि हम इधर उधर के केस लॉज, बिकॉज आई वुड टेल यू देयर आर इनफाइनाइट केस लॉज। हम लोग ब्रिटिश के केस लॉज ही पढ़ते हैं, कितने केस लॉज बाहर के, यहाँ के, घर के नहीं, इंडिया के केस लॉज इतने सारे। तो यही बात बोल रही हूँ कि ऐसे में नाम बता दो इसका फिर आप कंफ्यूज हो जाओ तो कोई फायदा नहीं है, ठीक है, इसको छोड़ दो फिर अभी, चलो ठीक है। लास्टली हमारा चैप्टर, हमारा यूनिट जुडिशरी एंड्स विद दिस बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर समझते हैं, केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला केस मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर चुकी हूँ अपनी एक दो वीडियोस में पिछली। एंड केशव नंदा भारती जी की अभी डेथ हुई है, अगर आपने पढ़ा हो तो, ही वाज एन ओल्ड मैन, ठीक है, न्यूज पढ़ते रहा करो, तुम्हें थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट हैज एक्सटेंडेड द प्रैक्टिस ऑफ जुडिशियल रिव्यू टू द मैटर्स कंसर्निंग द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स एज वेल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स को भी एक जुडिशियल रिव्यू ने लाइट शेड अपॉन करी है, एक स्पेसिफाई किया है, ठीक है उसको। डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर, डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कहीं ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ही आया है। आर्टिकल 368 as well as article 13(2), ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। इफ यू टॉक अबाउट बेसिक स्ट्रक्चर 368 है ये आर्टिकल। आर्टिकल 368 confers power to the parliament to amend the constitution। आर्टिकल 368 कहता है you are allowed to amend the constitution, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। एक बार कॉन्स्टिट्यूशन बन गया है इसका मतलब ये नहीं कि उसको आप कभी भी हटा नहीं सकते कोई चीज को, यू कैन ऑल्सो रिपील, हटा सकते हो, ऐड कर सकते हो, जो ऑलरेडी है उसको चेंज कर सकते हो, ठीक है। देखो एडिशन कर सकते हो, वेरिएशन कर सकते हो, रिपील कर सकते हो, यही मैंने बताया कोई भी प्रोविजन कॉन्स्टिट्यूशन का। दिस आर्टिकल इन इट्स वर्डिंग्स डज नॉट प्रोवाइड एनी लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द पार्लियामेंट। ये जो आर्टिकल है इसने कोई ना कोई ऐसी बात करी नहीं है कि हाँ ये लिमिटेशन होनी चाहिए, ये नहीं कि तुम हर राइट कर सकते हो, ऐसा नहीं, मतलब उसने कहा है कि तुम पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर सकते हो, कुछ भी पार्ट, एनीथिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। Article 13(2) states that state shall not make any law which takes away or abridges the rights conferred by Part 3। अब देखो ये कॉन्ट्राडिक्टरी है, आर्टिकल 368 तो कहता है you can make any law, you can add any law, वेरिएशन कर सकते हो, रिपील कर सकते हो, कोई भी लॉ। आर्टिकल 13(2) हमने पहले भी पढ़ा है, कहता है state shall not make any law which takes away या abridges, कोई भी फंडामेंटल राइट को अफेक्ट करता हुआ लॉ नहीं बना सकते हो तुम। आर्टिकल 13(2) तो यही कहता है ना। आर्टिकल 13(2) लिमिट्स पार्लियामेंट, ये लिमिट कर देता है पार्लियामेंट को अमेंडिंग एनी अथॉरिटी इन मैटर्स ऑफ फंडामेंटल राइट, मतलब फंडामेंटल राइट ब्रेक नहीं कर सकते हो तुम। इन ऑर्डर टू ओवरकम दिस रिस्ट्रिक्शन 1971 में क्या हुआ, 13(2) को थोड़ा उसने कहा कि फंडामेंटल राइट को चेंज करने के लिए ऐसा नहीं कर सकते हैं, तो 1971 में एक केस लॉ आया, पार्लियामेंट अडॉप्टेड द 24th अमेंडमेंट, एक 24th अमेंडमेंट आया था 1971 ईयर, इंपॉर्टेंट है ये, टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्टरिंग आर्टिकल 13 एंड 368। आर्टिकल 13 को भी किया गया, आर्टिकल 368 को भी किया गया। देखते हैं क्या क्या चेंजेस लाए। आर्टिकल 13 में कहते हैं कि कोई भी स्टेट ऐसे लॉ नहीं बना सकती जो कि टेक अवे करता है या अब्रिजेस फंडामेंटल राइट, ठीक है। तो चेंज उसमें क्या आया, डेफिनेटली कोई ना कोई बन सकता है अमेंडमेंट जो कि फंडामेंटल राइट को टेक अवे करे, टेक अवे नहीं करे बट फंडामेंटल राइट को ऑल्टर कर दे, ठीक है, दैट इज मोर अप्रोप्रिएट टर्म टू यूज। और आर्टिकल 368 में क्या चेंजेस लाए, आर्टिकल 368 कहता था कि पार्लियामेंट के पास फुल पावर है टू चेंज, बट पार्लियामेंट के पास फुल पावर टू चेंज द कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, बिकॉज बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन यही कहता है कि कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट नहीं होना चाहिए। कल को कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन ये बोल दे सुप्रीम कोर्ट विल सीज टू एग्जिस्ट फ्रॉम टुमारो, दिस इज नॉट ट्रू, ऐसे हम बेसिक स्ट्रक्चर नहीं हटा सकते।
ऐसे नहीं कह सकते अब इंडिया फेडरल कंट्री नहीं रहेगी या फिर इंडिया की डेमोक्रेसी से ना मोनार्क हो गई है। These decisions नहीं, ये सब डिसीजंस नहीं ले जा सकते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। फेडरलिज्म या फिर सोवरेनिटी या सेक्युलरिज्म, ये सब बेसिक स्ट्रक्चर्स हैं। डेमोक्रेसी, इनको टेक अवे नहीं कर सकते। तो देखो इसमें यही लिखा होगा, इनको अमेंड किया गया इन अ वे दैट अलाउड इटसेल्फ विद अनलिमिटेड पावर्स ऑफ अमेंडमेंट। अनलिमिटेड पावर्स ऑफ अमेंडमेंट हो सकते हैं, ठीक है, जो रिस्ट्रिक्ट करा था आर्टिकल 13 सब सेक्शन 2, ठीक है, इंक्लूडिंग अथॉरिटी टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स। यू हैव द राइट टू अमेंड द फंडामेंटल राइट्स एज वेल, ठीक है। आर्टिकल 13 पार्ट 2 का एकदम खराब हो गया ये, मतलब उसका जो स्टेटमेंट थी दैट ऑलमोस्ट गॉट नलिफाइड, ठीक है। अच्छा, इसे आर्टिकल 13 पार्ट 2 नहीं, इसे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 बोल सकते हो, या आर्टिकल 13 सेक्शन 2, आर्टिकल 13 सेक्शन सब सेक्शन होता है, आप इसे आर्टिकल 13 क्लॉज 2 ही बोल दो, ठीक है, टू मेक इट सिंपलर फॉर यू। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। द लैंडमार्क 1973 सुप्रीम कोर्ट केस ऑफ केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ईयर पता होना चाहिए, 1973 इंपॉर्टेंट ईयर है, ठीक है। अगर आप केस लॉ के साथ उसका ईयर लिख के आ रहे हो ना, बहुत अच्छे इंपैक्ट पड़ता है, यू गेट अ गुड मार्क्स ऑल्सो, गेट गुड मार्क्स और गुड मार्क्स नहीं। चलो ठीक है, डिस्कस द क्वेश्चन अबाउट द अनलिमिटेड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट पास, ठीक है, हो सकते हैं, एंड एस्टैब्लिश द डॉक्ट्रिन ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर या बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन एस्टैब्लिश हुई थी। दिस डॉक्ट्रिन इनवैलिडेट्स नलिफाई, ठीक है, वॉइड कर देता है एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट डिस्ट्रॉयज और हार्म्स अ बेसिक और एसेंशियल फीचर। माइंड यू, ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये केस लॉ, आप बड़ा से बड़ा लॉयर बन जाओ, छोटे से छोटे लेवल पे आप लीगल पढ़ रहे हो, ये केस लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। केशव नंदा भारती केस यही बताता है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कोई भी अलाउड है, पर कोई भी हार्म या डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहिए बेसिक स्ट्रक्चर को, बेसिक फीचर को, एसेंशियल फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। मैंने बताया था सेक्युलरिज्म है, सोवरेनिटी, डेमोक्रेसी, फेडरलिज्म, ये सब चीजें अफेक्ट नहीं होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो हेल्ड जुडिशियल रिव्यू टू बी व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एज अ रिजल्ट इट कैन नलिफाई, इनवैलिडेट, इलीगल बोल सकते हैं, एनी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट दैट अबॉलिशेस, या तो वो अबॉलिश करता है या फिर डिसरिगार्ड, हटाता है या तो जुडिशियल रिव्यू को, या फिर डिसरिगार्ड करता है जुडिशियल रिव्यू को इन इश्यूज कंसर्निंग टू द फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजंस। ऐसा कोई भी लॉ अगर एस्टैब्लिश किया जा रहा है जो कि कहता है जुडिशियल रिव्यू नहीं मिलना चाहिए फंडामेंटल राइट्स के लिए, वो भी क्या है, इनवैलिडेट है, नलिफाई, ठीक है। एंड योर वेरी फर्स्ट यूनिट विच इज यूनिट 1 ends here and I'll get back with the unit 2। फटाफट से सिलेबस कवर करने की कोशिश कर रहे हैं, बोर्ड्स आर नियरर, पढ़ना है, दिवाली आ जाएगी, सब आ जाएगा, फेस्टिवल्स आ जाएंगे, बर्थडेज आ जाएंगे अगले साल भी। ध्यान से पढ़ाई करो यार, थोड़ा सा सीरियस रहकर, ठीक है। अगर आप मेरे साथ कैचअप कर रहे हो ना, यू विल बी डेफिनेटली एबल टू आंसर, डेफिनेटली आई वुड से बहुत अच्छे से आप आंसर कर सकते हो, एंड इट इज नो बिग डील फॉर यू टू आंसर, अगर आप मेरे साथ यहाँ पे अच्छे से पढ़ाई कर रहे हो तो, ठीक है। अगर आप ये वीडियोस 2-2 बार भी देख रहे हो ना, तो आपको डेफिनेटली ये चीजें याद हो जाएंगी, ठीक है। जब मुझे याद हो जाती हैं तो आपको क्यों नहीं याद होगी, ठीक है। एंड आई विल सी यू वेरी वेरी सून। ध्यान रखो अपना घर पे एंड टेक केयर। अब यूनिट 2 जल्दी से स्टार्ट कर रहे हैं एंड नेक्स्ट वीडियो देख सकते हो उसके बाद। आई विल सी यू सुपर सून गाइस, बाय बाय, टेक केयर।